ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो कि मैंने ये जो क्वेश्चन कवर किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से कवर किया है जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर का चैप्टर है। और यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि डायोड का मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए डायोड जो होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। और डायोड का जो काम होता है एक दिशा में करंट प्रवाहित करना काम होता है और दूसरी दिशा में क्या करता है करंट जाने से रोकता है। मतलब कि साथियों ये जो है आपका क्या है यहाँ पे साथियों ये डायोड है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा या आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई डायोड है, ठीक है। अब ये जो है इधर से आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये आपका इधर ही जाएगा। लेकिन यदि आप इधर से धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इधर धारा पर नहीं आएगा। ये केवल एक दिशा में ही धारा प्रवाहित करता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो ये इस तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायोड का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करना, करंट को प्रवाहित करना। ऑप्शन में जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक दिशा में करंट प्रवाहित करना। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है, जो कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शनों में दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा सिलिकॉन डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। जी हाँ, 0.7 वोल्ट होता है। क्योंकि सिलिकॉन डायोड के जो पीएन जंक्शन होते हैं उसमें फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप होता है। और जो ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट तक होता है। लेकिन यही यहाँ पे जर्मेनियम में पूछ दिया जाता है तो जर्मेनियम में होता है 0.3। ध्यान रखिएगा कितना होता है जर्मेनियम में ड्रॉप 0.3 वोल्ट होता है। और सिलिकॉन में जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें जो डायोडों की संख्या होती है वो एक होती है। जी हाँ साथियों, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड होता है। मतलब कि एक ही डायोड का उपयोग किया जाता है जो कि केवल जो काम होता है इसका एसी जो होता है, मतलब कि इनपुट एसी का केवल पॉजिटिव जो होता है वो आधा भाग होता है जिसको ये क्या करता है रेक्टिफाई करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो ए ऑप्शन दिया गया है एक, ये ऑप्शन ये हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड से संबंधित क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या एक होती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 4 को। यहाँ पे सवाल साथियों थोड़ा सा छोटा हो रहा है इसलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज का मान किसके बराबर होता है। तो आउटपुट जो डीसी का वोल्टेज का जो मान होता है वो इनपुट आरएमएस वोल्टेज का 0.636 गुना होता है। ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपका पूछा गया इनपुट आरएमएस वोल्टेज का मान। लेकिन आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछ दिया जाए डीसी वोल्टेज का तो उसका आरएमएस मान अलग होता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी वोल्टेज पूछ दिया जाए तो उसका जो आरएमएस मान होता है वो अलग होता है। और ध्यान रखिएगा जब फुल वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछा जाए तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा कहने का मतलब अधिक होता है। और डीसी वोल्टेज भी ये क्या करता है ज़्यादा प्रदान करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। इनपुट आरएमएस वोल्टेज का मान 0.636 गुना होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 5 है। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोडों की संख्या होती है बहुत ही कम होती है। जबकि आपको बता दें जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस किया जाता है। लेकिन
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे आपको लीकेज करंट देखने को मिलेंगे जो इसमें प्रवाहित होते हैं, जैसे कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जिसको हम नैनो एम्पियर में यहाँ पे गणना करते हैं या माइक्रो एम्पियर में भी गणना करते हैं। तो ये सबसे कम जो माना जाता है डायोड में, वो आपका होता है रिवर्स बायस में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका पूछा गया है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो इसमें डायोडों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या 4 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो इनपुट होता है वो एसी होता है, जो कि हाफ साइकिल जो होता है उसमें डीसी में कन्वर्ट किया जाता है इसको। लेकिन यहाँ पे जब पूछा जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोडों की संख्या होती है, तो टोटल इसमें 4 डायोडों की संख्या होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 6 को। इसमें पूछा जा रहा है कि डायोड को रिवर्स बायस में रखने पर करंट कैसा होता है। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको हिंट दिया था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है तो इसमें बहुत ही कम जो होता है लीकेज करंट प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे बहुत ही कम, जितना कम यहाँ पे कह सकते हैं। यदि यहाँ पे अंक में दिया होता तो हम यहाँ पे मारते 0.001 मारते हैं, मतलब इतना कम होता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत ही कम। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है सवाल नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि एलईडी हो गया, या जेनर डायोड हो गया, या वेरेक्टर डायोड हो गया, या स्कॉटकी डायोड हो गया। तो साथियों इसमें आपका जेनर डायोड सही हो जाएगा। जेनर डायोड हमने क्यों सही मारा? क्योंकि साथियों जो जेनर डायोड होता है उसको रिवर्स वायर्स में आप ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो होता है एक तरह से कहा जाए तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी क्या होता है, ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। मतलब कि शंट मोटर जो होता है सेम इसका भी यहाँ पे होता है, ये स्थिर वोल्टेज पर ज़्यादातर इसको हम काम पे लेते हैं। तो ये जब यहाँ पे पूछा जाए जेनर डायोड के बारे में तो स्थिर वोल्टेज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि रेक्टिफायर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो जो रेक्टिफायर होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने पर। कहने का मतलब यह है कि रेक्टिफायर का जो मुख्य कार्य होता है वो एसी को डीसी में बदलने का होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम होता है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। साथियों ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एसी को डीसी में बदलने के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि डायोड के फॉरवर्ड वाइस में होने पर कौन सा घटक प्रमुख रूप से कम होता है। घटक की बात किया जा रहा है। तो देखिए इसमें प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है साथियों, जब आप डायोड फॉरवर्ड वाइस में करते हैं तो इसमें जंक्शन होता है, और जंक्शन का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और जब कम हो जाएगा तो इसमें करंट आसानी से प्रवाहित होने लगता है। और इसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डायोड के फॉरवर्ड वाइस में होने पर कौन सा घटक प्रमुख रूप से कम होता है। तो जो कम होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध कम होगा साथियों तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि करंट जो है आसानी से प्रवाहित हो रहा है। तो हम यहाँ पे मारेंगे सी ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि ब्रिज रेक्टिफायर में एक डायोड खराब हो जाता है तो क्या होगा। देखिए यदि ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड लगे हुए हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है ब्रिज रेक्टिफायर में 4 होते हैं। तो 4 में से यदि एक खराब हो जाता है, डायोडों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और मान लीजिए डायोडों में 4 डायोडों में से एक डायोड खराब हो जाता है, तो वो जो काम करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। जी हाँ साथियों ध्यान रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। और केवल आधे वेव रेक्टिफिकेशन करेगा, मतलब कि जो उसका ब्रिज रेक्टिफायर आप कहते थे
आप उसको ब्रिज रेक्टिफायर ना कहेंगे, बल्कि उसे आप हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे यदि एक डायोड काम नहीं करता है तो हम यहाँ पे सही मारेंगे, वो ऑप्शन नंबर बी है। हाँ, केवल आधे वेव का रेक्टिफिकेशन होगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 11 है, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता अर्थात इफिशियंसी कितनी होती है। तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी होती है वो 40.6% होती है। रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है उस ऊर्जा को दर्शाती है जो उसका उपयोग करने वाला जो आउटपुट होता है, जो कि डीसी प्राप्त होता है, तो उपयोगी जो डीसी आउटपुट में होता है उसका क्या करती है, परिवर्तन करती है। अब ये पूछा गया है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता क्या होती है तो आप क्या बताएंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है इससे क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये आपका 81.2 हो जाता है, मिला लीजिएगा इसको भी। अब ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं आप लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपका आईटीआई में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो टेक्निकल एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे तो उस समय आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो यह पर ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता है वो 40.6% है, मतलब कि इसकी जो दक्षता है वो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर से कम है। तो हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, 40.6%। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले साथियों, अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड एक समय पे कार्य करते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड एक समय काम करते हैं। तो इसमें डायोडों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। मतलब कि ब्रिज रेक्टिफायर में तो कुल डायोड 4 होते हैं, लेकिन हर समय केवल 2 डायोड जो होता है वो करंट प्रवाहित करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहले हाफ रेक्टिफायर में 2 डायोड कार्य करते हैं, और दूसरे हाफ सर्किल में जो होता है वो जो अदर जो 2 डायोड बचते हैं वो काम करते हैं। तो ये जो इस तरह जो होता है, वो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है जिसमें 4 डायोड होते हैं, वो केवल एक समय पे क्या करते हैं, 2 ही डायोड में धारा प्रवाहित होती है, मतलब कि 2 ही डायोड काम करते हैं। ये ध्यान रखिएगा बात को। तो हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, केवल 2। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। सवाल नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डायोड बहुत ही तेज स्विचिंग गति प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें होता है स्काटकी डायोड। जी हाँ, स्काटकी डायोड बहुत सारे छात्र नहीं जानते होंगे। आप इस तरह आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, वहां पे देखने को मिलेगा। तो स्काटकी जो डायोड होता है उसमें जो वोल्टेज होता है बहुत ही कम होता है, जिसका यहाँ पे जो मान होता है वो 0.2 वोल्ट से 0.4 वोल्ट तक ये होता है, मतलब इतना यहाँ पे कम होता है। और एक इसमें जो आपका होता है तेज स्विचिंग स्पीड होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि कम वोल्टेज ड्रॉप होगा और तेज क्या होगी, स्विचिंग स्पीड होगी। इसलिए जो ये जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है और जो स्विचिंग पावर सप्लाई होता है, ये दोनों सर्किट में उपयोग किया जाता है। इसी कारण बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार यदि चलें कि कौन सा डायोड बहुत ही तेज स्विचिंग गति प्रदान करता है, तो ये आपका स्काटकी डायोड होता है। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 14 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जेनर डायोड मुख्य रूप से किस मोड में कार्य करते हैं, किस मोड में काम करेंगे, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में या न्यूट्रल मोड में या कट ऑफ मोड में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो काम करेंगे केवल रिवर्स बायस में, क्योंकि जेनर डायोड को रिवर्स बायस में मोड में उपयोग ही किया जाता है। और उपयोग करने के पीछे ये कारण होता है कि ये जो होता है स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, और जब स्थिर वोल्टेज प्रदान करेगा तो इसका उपयोग जो किया जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाएगा। तो इसी कारण ये जो काम करता है रिवर्स बायस में काम करता है। तो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रिवर्स बायस। क्लियर हो गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 15 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर
कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फैक्टर कितनी होती है? तो साथियों ये जो होती है 21 होती है, सॉरी 1.21, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 1.21 इसको कह सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब यदि फुल वेव रेक्टिफायर का पूछ दिया जाए तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको डबल कर देंगे। तो ये आप डबल कर दीजिए, या यदि फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा जाए तो आप इसको क्या करेंगे साथियों, तो फुल वेव रेक्टिफायर का 0.482 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 0.482 होता है, जो कि कम फैक्टर का मतलब ये होता है कि ज़्यादा ये स्मूथ होता है, मतलब डीसी जो आउटपुट होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा, कहने का मतलब ये है। तो रिपल फैक्टर ये दर्शाता है कि डीसी आउटपुट में कितना एसी घटक मौजूद है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सही ऑप्शन दिया गया है उसी ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन के अनुसार कि जो रिपल फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.21 होता है। सी ऑप्शन साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 16 है जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक डायोड को अधिक वोल्टेज दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई डायोड है और उसकी जो क्षमता है उससे आप अधिक उसमें यदि वोल्टेज दे रहे हैं तो उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वो डैमेज हो जाएगा। मतलब कि डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज पार करने पर जो उसका सीमित वोल्टेज है उससे अधिक आप दे रहे हैं तो उस समय डैमेज हो जाएगा, या कह सकते हैं कि टूट भी सकता है, या बहुत ही तेजी से वो क्या उसमें यदि करंट प्रवाहित होती है तो वो क्या होगा, बहुत ही तेजी से वो जो होगा वो खराब हो जाएगा। वो तत्काल भी देखने को मिल सकता है या कुछ वक्त के बाद भी देखने को मिलता है, लेकिन उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा इसमें जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, डायोड टूट जाएगा। सबसे बड़ा कारण यही है, डायोड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन देंगे, जैसे कि डायोड तेजी से कार्य करेगा, तो जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक आप उसमें वोल्टेज दे रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा बल्कि वो खराब हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए साथियों। सवाल नंबर 17 है जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का रेक्टिफायर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यदि बात करें उपयोग में तो ब्रिज जो रेक्टिफायर होता है साथियों इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जी हाँ। और जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका ज़्यादातर उपयोग नहीं किया जाता है। जो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है वो ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका होता है इसमें जो उपयोग किया जाता है ज़्यादातर ब्रिज रेक्टिफायर का, ये कई तरह के यहाँ पे ट्रांसफार्मर में भी उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसमें भी इसकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे भी किया जाता है। और जहाँ पे एफिशिएंसी जो मतलब कि उच्च दक्षता की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है उसी ऑप्शन दिया गया है ब्रिज रेक्टिफायर, ज़्यादातर उपयोग इसका ही किया जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सवाल नंबर 18 है कि किस डायोड का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसमें आपका जो आता है एलईडी, जो कि एक प्रकार का ये भी डायोड ही है, ध्यान रखिएगा। लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है एलईडी का। तो ये क्या एक तरह से डायोड भी है या इलेक्ट्रॉनिक घटक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता है, फॉरवर्ड वाइस होने पे प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का डायोड ही है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोला जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे भी दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, यदि हाफ वेव रेक्टिफायर का लोड प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो आउटपुट डीसी वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आउटपुट डीसी जो वोल्टेज होगा वो बढ़ जाएगा। बढ़ इसलिए जाएगा कि क्योंकि आपका जो ओम का नियम है V बराबर आई आर, उसके अनुसार यदि आप चलें तो लोड प्रतिरोध बढ़ता है तो डीसी आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ता है। तो इसी कारण हम कहेंगे कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है इसमें पूछा जा रहा है कि रेक्टिफायर में कैपेसिटर फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है।
तो यहाँ पे क्यों का मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त तो होता ही है, सही बात है, लेकिन क्यों किया जाता है? तो इसमें जो होता है डीसी स्मूथ होता है, मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि आउटपुट जो डीसी होता है वो काफ़ी इसमें स्मूथ होता है। तो रेक्टिफायर में कैपेसिटर फिल्टर का उपयोग डीसी वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए किया जाता है ताकि रिपल करंट को कम किया जा सके। तो इस कारण जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, आउटपुट डीसी को स्मूथ करने के लिए। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।